23 नवंबर 2001 पाकिस्तान की एक अंधेरी जेल। एक कोठरी में एक शख्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। 16 साल से इसी अंधेरे में कैद, टॉर्चर से टूटा हुआ शरीर, लेकिन हौसला अब भी जिंदा। पाकिस्तानी अधिकारी उससे आखिरी बार पूछते हैं, तुमने कितनी जानकारी भारत को दी? वो मुस्कुराता है और कहता है, जितनी तुम कभी जान नहीं पाओगे। कुछ घंटों बाद वो शख्स इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी मौत की खबर भारत को 3 साल बाद मिलती है। और जब भारत सरकार को पता चलता है कि वो शख्स कौन था, तो पूरी खुफिया एजेंसी सन्नाटे में आ जाती है। ये था रविंद्र कौशिक, भारत का सबसे खतरनाक जासूस। वो शख्स जिसने 7 साल तक पाकिस्तान आर्मी में रहकर इतनी खतरनाक जानकारियां दी कि पाकिस्तान आज भी कांप जाता है। लेकिन सवाल ये है, एक हिंदू लड़का पाकिस्तान आर्मी में कैसे घुसा? उसने अपनी पहचान कैसे छुपाई और आखिर में पकड़ा कैसे गया? आज मैं आपको सुनाऊंगा भारत की सबसे खतरनाक जासूसी की कहानी, जो इतनी रोमांचक है कि हॉलीवुड की किसी भी स्पाई फिल्म को फेल कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1952 से। श्रीगंगानगर राजस्थान में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, रविंद्र कौशिक। पिता स्कूल टीचर थे और माँ गृहिणी। बचपन से ही रविंद्र बेहद तेज और साहसी थे। स्कूल में जब सब बच्चे क्रिकेट खेलते थे, रविंद्र देशभक्ति की किताबें पढ़ते थे। जब दोस्त फिल्में देखते, रविंद्र भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की कहानियां सुनते। 1971 आते आते रविंद्र एक जवान युवक बन चुके थे। तभी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। पूरे देश में देशभक्ति की लहर थी। रविंद्र का दिल भी देश के लिए कुछ करने को मचल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रविंद्र को एक खास बुलावा आता है, दिल्ली में रॉ के ऑफिस में। जब वो वहां पहुंचते हैं तो सामने बैठे अधिकारी उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हैं। फिर एक सवाल पूछा जाता है, क्या तुम देश के लिए अपनी जान दे सकते हो? रविंद्र बिना सोचे जवाब देते हैं, जी सर, बिल्कुल। अधिकारी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो फिर अपनी पहचान दो। रविंद्र समझ नहीं पाते। अधिकारी आगे कहते हैं, हमें तुम्हें पाकिस्तान भेजना है, लेकिन भारतीय के रूप में नहीं, पाकिस्तानी के रूप में। क्या तैयार हो? उस पल रविंद्र कौशिक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, एक हिंदू लड़के को मुस्लिम बनाना इतना आसान नहीं था। उसे सिर्फ उर्दू नहीं सीखनी थी, बल्कि एक पूरी जिंदगी जीनी थी। अगले 4 साल रविंद्र की जिंदगी की सबसे कठिन ट्रेनिंग शुरू होती है, और ये ट्रेनिंग किसी फिल्म से कम नहीं थी। 1972 से 1975 तक पूरे 4 साल रविंद्र कौशिक गायब हो जाते हैं। परिवार को भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं। रॉ की एक गुप्त जगह पर रविंद्र की ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन ये कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं थी, ये था एक पूरी पहचान का निर्माण। पहला कदम, उर्दू सीखना। सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सोचना भी उर्दू में। रविंद्र दिन रात उर्दू किताबें पढ़ते, उर्दू शायरी याद करते। दूसरा कदम, इस्लाम को समझना। नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कुरान की आयतें, रमजान के रीति रिवाज, मुस्लिम त्योहार, सब कुछ परफेक्शन के साथ सीखना था। तीसरा कदम, पाकिस्तानी एक्सेंट। वो सिर्फ उर्दू नहीं, बल्कि लाहौर के अंदाज में बोलना सीखते हैं। पंजाबी लहजा, पाकिस्तानी गालियां, वहां के मुहावरे। चौथा कदम, एक नई जिंदगी। रॉ ने उनके लिए एक पूरी फर्जी बैकग्राउंड तैयार की। नाम नबी अहमद शकीर, जन्म स्थान लाहौर, पाकिस्तान। पिता अहमद शकीर, व्यापारी। कहानी 1947 में पार्टीशन के दौरान परिवार भारत से पाकिस्तान गया था। इतना ही नहीं, रॉ ने पाकिस्तान में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, स्कूल के रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, यहां तक कि एक फर्जी परिवार भी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। दोस्तों, अब तक तो सब ठीक था, लेकिन असली परीक्षा तब आने वाली थी जब रविंद्र को पाकिस्तान की धरती पर कदम रखना था। एक गलती, एक शक और सब कुछ खत्म। और वो पल आ ही गया। 1975 का साल। रविंद्र कौशिक अब नबी अहमद शकीर बन चुके हैं। दाढ़ी रखी हुई, पाकिस्तानी कपड़े, उर्दू पंजाबी लहजा परफेक्ट। एक रात अंधेरे में सीमा के पास रविंद्र आखिरी बार भारतीय धरती को देखते हैं। दिल में एक अजीब सी घबराहट, लेकिन चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस। रॉ अधिकारी उनसे कहते हैं, याद रखना, उधर तुम भारतीय नहीं हो, अब तुम नबी अहमद शकीर हो। एक पल के लिए भी भूल गए तो जिंदा नहीं बचोगे। रविंद्र सर हिलाते हैं और फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो पाकिस्तान की जमीन पर है। पहले कुछ दिन लाहौर में बिताए, छोटे छोटे काम किए ताकि किसी को शक ना हो। फिर धीरे धीरे लोकल लोगों से दोस्ती बनाई। लेकिन असली प्लान तो कुछ और था। रविंद्र को पाकिस्तान आर्मी में घुसना था। लेकिन कैसे? तभी उन्हें एक खबर मिली, पाकिस्तान आर्मी में रिक्रूटिंग हो रही है। रविंद्र ने तुरंत अप्लाई किया। इंटरव्यू के दिन जब वो आर्मी ऑफिस पहुंचे तो सामने बैठे पाकिस्तानी अधिकारी ने पूछा, नबी अहमद शकीर, तुम आर्मी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? रविंद्र ने बिना हिचके जवाब दिया, सर, मैं हिंदुस्तान से बदला लेना चाहता हूँ। 1947 में पार्टीशन के दौरान मेरे परिवार पर बहुत जुल्म हुए थे। मैं भारत को तबाह होते देखना चाहता हूँ। पाकिस्तानी अधिकारी मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये लड़का तो पक्का देशभक्त पाकिस्तानी है। और इस तरह रविंद्र कौशिक यानी नबी अहमद शकीर पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो गए। लेकिन दोस्तों,
अब असली खेल शुरू होने वाला था। अब सोचिए, एक भारतीय जासूस पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहने हुए, हर पल खतरा, हर पल मौत, एक गलती और सब कुछ खत्म। लेकिन रविंद्र कौशिक ने जो किया वो तो किसी फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक था। पाकिस्तान आर्मी में शामिल होने के बाद रविंद्र की असली चुनौती शुरू हुई। वो रोज सुबह उठते, पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ट्रेनिंग करते, उनके साथ खाना खाते, उनकी बातें सुनते, लेकिन दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल, कैसे जानकारी इकट्ठा करूं और भारत तक पहुंचाऊं। शुरुआत में रविंद्र ने छोटी छोटी जानकारियां भेजी, किस यूनिट में कितने जवान हैं, कहां कहां वेपन स्टोर हैं, बॉर्डर पर कितनी सुरक्षा है। लेकिन रॉ को यह काफी नहीं था, उन्हें चाहिए थी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन। और रविंद्र ने अपनी चालाकी दिखाई। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान आर्मी में तरक्की पाने के लिए सिर्फ वफादारी ही काफी नहीं, बल्कि स्किल्स भी चाहिए। रविंद्र पहले से ही एजुकेटेड थे, तेज दिमाग के थे। उन्होंने बेहद मेहनत की, ट्रेनिंग में हमेशा टॉप रहे, सीनियर्स को इंप्रेस किया और धीरे धीरे उनकी तरक्की होने लगी। 1977 में वो आर्मी में लांस नायक बने, 1979 में नायक, 1981 में उन्हें खास पोस्टिंग मिली सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट में। दोस्तों, ये वो यूनिट थी जहां पाकिस्तान की सारी गुप्त जानकारियां आती थी, भारत के खिलाफ प्लान बनते थे, सीक्रेट कोड्स, मैसेजेस, सब कुछ। रविंद्र कौशिक अब सोने की खान पर बैठे थे। अगले 2-3 साल में उन्होंने ऐसी ऐसी जानकारियां भारत को भेजी कि रॉ भी हैरान रह गया। जैसे पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी, बॉर्डर पर पाकिस्तान के सीक्रेट बंकर्स की लोकेशन, पाकिस्तानी आर्मी के कम्युनिकेशन कोड्स, टेररिस्ट्स की ट्रेनिंग कैंप्स की डिटेल्स, भारत पर प्लान्ड अटैक्स की एडवांस इंफॉर्मेशन। एक बार तो रविंद्र ने ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दी कि भारत ने पाकिस्तान के एक बड़े अटैक को रोक दिया, हजारों भारतीय सैनिकों की जान बच गई। लेकिन दोस्तों, जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा खतरा भी, क्योंकि इस बीच पाकिस्तान की आईएसआई को शक होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि कोई अंदर घुसा हुआ है, कोई जो भारत को जानकारी दे रहा है। और वो दिन दूर नहीं था जब रविंद्र कौशिक के चारों तरफ जाल कसने लगा था। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना जरूरी है, रविंद्र कौशिक सिर्फ जासूसी नहीं कर रहे थे, बल्कि एक पूरी जिंदगी भी जी रहे थे। उन्हें पाकिस्तान में नॉर्मल दिखना था, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। 1979 में रविंद्र ने शादी कर ली। हाँ दोस्तों, एक पाकिस्तानी लड़की से, जिसका नाम था अमानत। अमानत को कुछ पता नहीं था कि उसका पति असल में कौन है। उसे लगता था कि नबी अहमद शकीर एक लॉयल पाकिस्तानी सैनिक है। रविंद्र को रोज सुबह उठकर अपनी पत्नी से प्यार से बात करनी पड़ती, घर का ख्याल रखना पड़ता, नॉर्मल पति की तरह बिहेव करना पड़ता। लेकिन रात को जब सब सो जाते, तब वो सीक्रेट मैसेजेस भारत भेजते। सोचिए कितनी मुश्किल होगी, एक तरफ अपनी वाइफ, दूसरी तरफ अपना मिशन। 1981 में उनकी एक बेटी भी हुई। अब रविंद्र एक पिता भी बन चुके थे। अपनी बेटी को गोद में लेते, उसे प्यार करते, लेकिन दिल में जानते थे कि ये सब झूठ है, ये जिंदगी उनकी नहीं है। लेकिन मिशन के लिए ये सब जरूरी था। अब तक रविंद्र कौशिक पाकिस्तान आर्मी में 7 साल पूरे कर चुके थे। 7 साल दुश्मन की वर्दी पहनकर, दुश्मन की भाषा बोलकर, दुश्मन की तरह जीकर। लेकिन दिल में अब भी वही भारतीय सैनिक धड़क रहा था। और फिर 1983 का वो काला साल आया, क्योंकि अब तक पाकिस्तान की आईएसआई को पक्का शक हो चुका था। उन्हें पता था कि कोई है जो अंदर से जानकारी दे रहा है, और अब वो हर किसी पर नजर रखने लगे थे। रविंद्र कौशिक के चारों तरफ जाल कसने लगा था। 1983 में पाकिस्तान की आईएसआई ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। नाम था ऑपरेशन मोल हंट, यानी चूहा पकड़ो। हर सैनिक की बैकग्राउंड चेक की जाने लगी, हर आदमी पर नजर रखी जाने लगी, फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए जाने लगे, लेटर्स चेक किए जाने लगे। रविंद्र को पता था कि खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने भारत को मैसेज भेजा, सिचुएशन क्रिटिकल, मे नीड एक्सट्रैक्शन सून, यानी हालात गंभीर हैं, जल्द निकाला पड़ सकता है। लेकिन रॉ ने जवाब दिया, होल्ड पोजीशन, इंटेल टू वैल्यूएबल, यानी अपनी जगह बने रहो, जानकारी बहुत कीमती है। रविंद्र समझ गए मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रविंद्र अपनी ड्यूटी पर थे, सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर रहे थे। तभी अचानक 2 आईएसआई एजेंट्स वहां आए। उन्होंने कहा, नबी अहमद शकीर, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, कुछ सवाल पूछने हैं। रविंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत किया? आईएसआई एजेंट ने कहा, बस रूटीन चेकिंग है, चलो। रविंद्र को एक कमरे में ले जाया गया। वहां पहले से ही 3-4 आईएसआई ऑफिसर्स बैठे थे। इंटेरोगेशन शुरू हुई। तुम्हारा नाम क्या है? नबी अहमद शकीर। जन्म कहाँ हुआ? लाहौर। पिता का नाम? अहमद शकीर। 1947 में तुम्हारा परिवार कहाँ था? अमृतसर, भारत में। पार्टीशन के दौरान यहां आए। सवाल जवाब चलते रहे घंटों तक। रविंद्र ने हर सवाल का परफेक्ट जवाब दिया। आईएसआई ऑफिसर्स इंप्रेस्ड लग रहे थे। लेकिन तभी एक ऑफिसर ने एक सवाल पूछा जो रविंद्र की जिंदगी बदल देने वाला था। नबी, तुम्हारी मां का नाम क्या था? रविंद्र ने तुरंत जवाब दिया, फातिमा बीबी। ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारी मां का नाम आयशा बेगम है। दोस्तों, वो एक छोटी सी गलती, लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया। रविंद्र समझ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरी दांव खेलने का वक्त आ गया था।
रविंद्र ने खुद को संभाला और कहा, सर सॉरी, मैं नर्वस हो गया। माँ का नाम आयशा बेगम है, फातिमा मेरी दादी का नाम था। लेकिन आईएसआई ऑफिसर्स को शक हो चुका था। उन्होंने रविंद्र को वहीं रोक लिया। उनके घर पर रेड डाली गई, हर कोना छाना गया और फिर मिल गई एक छुपी हुई डायरी जिसमें कोड्स लिखे थे, सीक्रेट मैसेजेस, इंडिया से कॉन्टैक्ट के निशान। आईएसआई ऑफिसर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये भारतीय जासूस है। रविंद्र कौशिक को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें एक डार्क सेल में डाल दिया गया। अगले कई दिनों तक टॉर्चर का सिलसिला शुरू हुआ। तुम्हारा असली नाम क्या है? रविंद्र चुप। किसने भेजा है तुम्हें? रविंद्र चुप। कितनी जानकारी दी है भारत को? रविंद्र चुप। इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, पानी में डुबोया गया, भूखा रखा गया, लेकिन रविंद्र कौशिक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पाकिस्तानी ऑफिसर्स गुस्से में पागल हो गए। उन्होंने रविंद्र की वाइफ अमानत को बुलाया। अमानत सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति एक भारतीय जासूस है। आईएसआई ने उससे कहा, तुम्हारा पति भारत का एजेंट है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। अमानत टूट गई। उसने रविंद्र से पूछा, क्या ये सच है? रविंद्र ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरा देश पहले आता है। अमानत वहां से रोती हुई चली गई, अपनी बेटी को लेकर। रविंद्र ने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा। वो जानते थे शायद फिर कभी नहीं देख पाएंगे। 1985 में रविंद्र कौशिक का ट्रायल शुरू हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में। चार्जेस लगाए गए एस्पियोनाज यानी जासूसी, ट्रीजन यानी देशद्रोह, स्पाइंग फॉर एनिमी नेशन। प्रोसिक्यूशन ने सबूत पेश किए, डायरी, सीक्रेट कोड्स, इंडिया से मैसेजेस। जज ने पूछा, नबी अहमद शकीर या जो भी तुम्हारा नाम हो, क्या तुम गिल्टी हो? रविंद्र ने सीधे खड़े होकर कहा, मेरा नाम रविंद्र कौशिक है, मैं भारतीय हूं और मैंने अपने देश के लिए जो किया उस पर मुझे गर्व है, मैं गिल्टी हूं। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में आ गया। जज ने फैसला सुनाया, मौत की सजा। लेकिन फिर कुछ हुआ। भारत सरकार ने इंटरनेशनल प्रेशर बनाया, यूएन में मामला उठाया गया, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये कोई राहत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की जेलों में डेथ से भी बदतर चीजें होती हैं। अगले 16 साल रविंद्र कौशिक के लिए जिंदा नर्क बन गए। एक अंधेरी कोठरी, सीलन, सड़ांध, अकेलापन और सबसे बुरा, भारत की खामोशी। 1985 से 2001 तक 16 साल रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की मियांवाली जेल में कैद थे। हर रोज टॉर्चर, हर रोज अपमान, हर रोज तन्हाई। उन्होंने भारत सरकार को कई लेटर्स लिखे, रेड क्रॉस के थ्रू मैसेजेस भेजे, प्लीज मुझे निकालो, मैंने अपना सब कुछ देश को दिया है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भारत सरकार ने उन्हें भुला दिया। रॉ ने मुंह मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि अगर भारत ऑफिशियली मानता कि रविंद्र कौशिक उनका स्पाई था तो डिप्लोमेटिक संकट हो जाता। इसलिए सरकार ने चुप्पी साध ली। 16 साल तक रविंद्र ने इंतजार किया, उम्मीद रखी कि एक दिन उनका देश उन्हें वापस बुलाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। उन 16 सालों में रविंद्र का शरीर टूट गया। टॉर्चर की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो गईं, आंखों की रोशनी जाने लगी, लेकिन उनका हौसला अब भी जिंदा था। जेल में उन्होंने कई पाकिस्तानी कैदियों को पढ़ाया, उर्दू शायरी लिखी, अपने अंदर के दर्द को शब्दों में उतारा। एक शायरी उन्होंने लिखी थी, वतन ने भुला दिया, दुश्मन ने सताया, फिर भी दिल में तिरंगा लहराया। नवंबर 2001 रविंद्र कौशिक की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ, कमजोर शरीर। एक रात उन्हें तेज दर्द हुआ। गार्ड्स को बुलाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। 23 नवंबर 2001 की रात रविंद्र कौशिक ने आखिरी सांस ली, अकेले, अंधेरे में, अपने ही देश से दूर। पाकिस्तान ने उनकी बॉडी को मियांवाली के एक गुमनाम कब्रिस्तान में दफना दिया। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई तिरंगा नहीं, कोई सलामी नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत सरकार को रविंद्र कौशिक की मौत की खबर 2004 में मिली। हाँ, 3 साल बाद 2004 में रेड क्रॉस के थ्रू भारत को इन्फॉर्म किया गया कि रविंद्र कौशिक की मौत 2001 में हो चुकी है। जब ये खबर आई तो पूरे रॉ में सन्नाटा छा गया। ऑफिशियल्स को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने फाइल्स चेक की, रिकॉर्ड्स देखे। पता चला कि रविंद्र कौशिक ने 7 साल तक पाकिस्तान आर्मी में काम किया था। उन्होंने ऐसी जानकारियां दी थीं जिनसे कई टेररिस्ट अटैक्स रुके, हजारों भारतीय सैनिकों की जान बची, पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की क्रिटिकल इंटेल मिली। रविंद्र कौशिक ने अपनी पूरी जिंदगी देश को दे दी, लेकिन देश ने उन्हें भुला दिया। रॉ के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स शर्मिंदा थे। उन्होंने मीडिया को सीक्रेटली जानकारी दी। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक की कहानी बाहर आने लगी। 2008 में पहली बार पब्लिकली उनकी स्टोरी को रिकॉग्नाइज किया गया। 2010 में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी, एजेंट विनोद। हालांकि ये डायरेक्टली उनकी स्टोरी नहीं थी, लेकिन इंस्पायर्ड थी। 2015 में एक किताब छपी, द ब्लैक टाइगर। और फिर 2018 में भारत सरकार ने ऑफिशियली रविंद्र कौशिक को कीर्ति चक्र पोस्टमसली से सम्मानित किया। लेकिन ये सब उनकी मौत के 17 साल बाद।
दोस्तों, आज रविंद्र कौशिक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें एक सबक देती है। देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराना नहीं होता, देशभक्ति होती है अपनी पहचान छोड़ देना, अपना परिवार छोड़ देना, अपनी जिंदगी देश के नाम कर देना। रविंद्र कौशिक ने ये सब किया और बदले में उन्हें मिला सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर भी उनके आखिरी शब्द थे, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। आज पाकिस्तान की मियांवाली जेल के पास एक गुमनाम कब्र है, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन वहां दफन है भारत का सबसे बहादुर जासूस रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर, जिसे उसके देश ने भुला दिया, लेकिन इतिहास कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां हम हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।